हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है UPSSC एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 70 एकदम बेहतरीन तरीके से। लेक्चर नंबर 17 में टॉप 30 क्वेश्चन फिर पढ़ने वाले हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पिछले वर्ष के ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष के पूछे गए हैं। कुछ नए क्वेश्चन हैं, कुछ पुराने हैं। तो नए पुराने मिलाकर ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए नए पुराने से मतलब मत रखिए, क्वेश्चन से मतलब रखिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझिए छपने वाला है या छप गया है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो कह रहा है मिडवाइफरी में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा का पुनः कार्य क्या है। मुख्य कार्य क्या है। एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा का मुख्य कार्य क्या है। भ्रूण को पोषण देना या अपरा का निर्माण करना या भ्रूण की सुरक्षा करना या गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत करना। तो कह रहा है एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारा एम्ब्रियोटिक द्रव है इसकी मात्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो भ्रूण की सुरक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस गर्भावस्था सप्ताह में भ्रूण के हृदय की धड़कन सोनोग्राफी द्वारा पहली बार देखी जा सकती है। चौथे सप्ताह में, छठे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में या 10वें सप्ताह में। कह रहा किस गर्भावस्था सप्ताह में, गर्भावस्था के किस सप्ताह में भ्रूण के हृदय की धड़कन सोनोग्राफी में पहली बार देखी जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठे सप्ताह में। नेक्स्ट कह रहा किस स्थिति में श्रोणि का व्यास भ्रूण के सिर से मेल नहीं खाता। सामान्य प्रसव में या श्रोणि अप्रत्याशितता या प्रसव प्रारंभ या प्रसव पश्चात। तो कह रहा है कि किस स्थिति में श्रोणि का व्यास भ्रूण के सिर से मेल नहीं खाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रोणि अप्रत्याशितता में। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है। गर्भकालीन मधुमेह, प्लेसेंटा प्रीविया या प्रीक्लेम्सिया या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कह रहा है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीक्लेम्सिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है हेल्प सिंड्रोम में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो हेल्प सिंड्रोम में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, एडिमा, लो ब्लड प्रेशर या हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम या लो प्लेटलेट्स या हीमेटोमेटा, लो ब्लड शुगर, प्रोथ्रोम्बिन टाइप या हाइपोकैल्सीमिया, टेटनी, थ्राम्बोसाइटोपिनिया। यानी हेल्प HELLP ये हमारा क्या हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम में का रहा क्या फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो हेल्प सिंड्रोम का हो जाएगा H से हीमोलाइसिस, E से हो जाएगा एलिवेटेड और L से हो जाएगा लीवर एंजाइम और L से हो जाएगा लो, P से हो जाएगा प्लेटलेट। तो हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट। LP से क्या हो जाएगा लो प्लेटलेट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला को टिटनस टॉक्साइड का पहला टीका कब लगाया जाता है। 16 सप्ताह पर, 28 सप्ताह पर, 12 सप्ताह पर या 32 सप्ताह पर। तो कह रहा है गर्भवती महिला को टिटनस टॉक्साइड यानी टीटी का टीका कब लगाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह पर। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है। दस्त, कंपन, उल्टी, खांसी।
तो नवजात शिशु में जो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य लक्षण है ऑप्शन नंबर बी, कंपन। तो बढ़ते हैं आगे। प्लेसेंटा का सामान्य रूप से गर्भाशय से अलग न होना किस स्थिति को कहा जाता है? अपराप्रिविया, रिटेंड प्लेसेंटा या अपरा एक्रेटा या अपरा फंडस। तो कह रहा है प्लेसेंटा का सामान्य रूप से गर्भावस्था से अलग न होना किस स्थिति को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा अपरा एक्रेटा, अपरा एक्रेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कंगारू मदर केयर किसके लिए प्रयुक्त है? सामान्य शिशु, मोटे शिशु, कम वजन वाले शिशु या प्री मेच्योर शिशु। तो हमारा यहाँ पर सीधे आप लिख सकते हैं क्या आंसर? कंगारू मदर केयर के लिए सबसे उपयुक्त होती है क्या? प्री मेच्योर शिशु। तो प्री मेच्योर शिशु। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं है, तो कुछ खर्च होने वाला है नहीं, न ही आपका ज़्यादा समय बर्बाद होने वाला। तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय की सबसे मोटी मांसपेशी परत को क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम या मेटामेट्रियम। तो कह रहा गर्भाशय की सबसे मोटी मांसपेशी परत को क्या कहा जाता है? तो हमारा 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मायोमेट्रियम। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की पूर्ति क्यों आवश्यक है? आयरन सोखने में मदद के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने के लिए, भ्रूण की लंबाई बढ़ाने के लिए या माँ की भूख बढ़ाने के लिए। तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की पूर्ति क्यों आवश्यक है? तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की पूर्ति क्यों आवश्यक है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने के लिए। तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की पूर्ति क्यों आवश्यक है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन किस समय दिया जाता है? प्रसव से पहले या डिलीवरी के बाद अपरा निकालने हेतु, गर्भधारण रोकने हेतु या स्तनपान बढ़ाने हेतु। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन किस समय दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिलीवरी के बाद अपरा निकालने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 10 से 20 बार पर मिनट, 20 से 30 बार पर मिनट या 30 से 60 बार पर मिनट या 70 से 90 बार पर मिनट। तो नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? जो नवजात शिशु है उसका सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 30 से 60 बार पर मिनट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। प्री मेच्योर शिशु में कौन सा परिपक्वता संकेतक सबसे पहले विकसित होता है? त्वचा, श्वसन तंत्र, नाखून, जननांग। प्री मेच्योर शिशु में कौन सा परिपक्वता संकेतक सबसे पहले विकसित होता है? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जननांग। तो बढ़ते हैं आगे। RH निगेटिव महिला को एंटी-डी इंजेक्शन कब देना चाहिए? केवल डिलीवरी के समय, पहले ट्राइमेस्टर में या 28 सप्ताह पर और डिलीवरी के बाद या प्रसव के दौरान। तो RH निगेटिव महिला को एंटी-डी इंजेक्शन कब देना चाहिए? तो RH निगेटिव महिला को एंटी-डी इंजेक्शन कब देना चाहिए? 28 सप्ताह और डिलीवरी के बाद, 28 सप्ताह पर और फिर डिलीवरी के बाद। बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में आयरन की कमी से कौन सा प्रकार का एनीमिया होता है? पैरनीशियम एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया। तो गर्भवती महिला में आयरन की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो बढ़ते हैं आगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान क्या है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स या पेरिटोनियल कैविटी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान क्या है? तो हमारा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेलोपियन ट्यूब। तो क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान क्या है? फेलोपियन ट्यूब। तो बढ़ते हैं आगे। लोहिया योजना किससे संबंधित है? मातृत्व अवकाश, सुरक्षित गर्भपात, संस्थागत प्रसव या परिवार नियोजन। तो
कह रहा है लोहिया योजना किससे संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, संस्थागत प्रसव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु में थर्मो रेगुलेशन का मुख्य तरीका क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन या ब्राउन फैट मेटाबोलिज्म। तो कह रहा नवजात शिशु में थर्मो रेगुलेशन का मुख्य तरीका क्या है, तो ब्राउन फैट मेटाबोलिज्म क्या है, थर्मो रेगुलेशन का मुख्य तरीका है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रूबेला संक्रमण से भ्रूण को किस प्रकार की हानि हो सकती है, कार्डियक दोष, नेफ्राइटिस या थायराइड वृद्धि या स्किन एलर्जी। तो कह रहा रूबेला संक्रमण से भ्रूण में किस प्रकार की हानि हो सकती है, तो रूबेला संक्रमण से भ्रूण में किस प्रकार की हानि हो सकती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक दोष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्त्री प्रजनन अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ओवरी, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, योनि। तो कह रहा है कि स्त्री प्रजनन अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या रिलैक्सिन। तो कह रहा विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो हमारा रिलैक्सेशन के लिए कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन यूज होता है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में एबगार स्कोर कितनी बार लिया जाता है, केवल 1 मिनट, 1 और 5 मिनट पर, 5 और 10 मिनट पर या 10 और 15 मिनट पर। तो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 5 मिनट पर। तो बढ़ते हैं आगे। सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कर दीजिए। कह रहा किस उपकरण का उपयोग गर्भाशय के आकार को मापने के लिए किया जाता है, टॉमस स्पेकुलम या फेटल डॉपलर या मैकडोनाल्ड पद्धति या पीनार्ड स्टेथोस्कोप। तो कह रहा किस उपकरण का उपयोग गर्भाशय के आकार को मापने के लिए किया जाता है, तो किसका गर्भाशय के आकार को किसके के लिए मापने के लिए किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा मैकडोनाल्ड पद्धति। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बाहर आने वाला अंग क्या है, सिर, कंधा, नितंब, पैर। तो कह रहा ब्रीच पोजीशन में सबसे पहले बाहर आने वाला अंग होता है हमारा नितंब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम किसकी अत्यधिक मात्रा से संबंधित है, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम किसकी अत्यधिक मात्रा से संबंधित है, तो किसकी अत्यधिक मात्रा से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा एचसीजी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस स्थिति में मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यौन संक्रिया महिला, सक्रिय महिला या प्रसव के तुरंत बाद या पीरियड्स के दौरान या जन्म नियंत्रण के साथ। तो कह रहा किस स्थिति में मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा प्रसव के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव की द्वितीय अवस्था कब शुरू होती है, गर्भाशय संकुचन शुरू होते ही, पूर्ण विस्फारण 10 सेंटीमीटर के बाद या अपरा निकलने के समय या प्रसव समाप्ति के बाद। तो कह रहा प्रसव की द्वितीय अवस्था कब शुरू होती है, तो प्रसव की द्वितीय अवस्था कब शुरू होती है, तो हमारा हो जाएगा पूर्ण विस्फारण 10 सेंटीमीटर के बाद। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा लोचिया शब्द किसे दर्शाता है, अपरा, गर्भावस्था, प्रसव के बाद स्राव या भ्रूण का मूत्र। तो कह रहा लोचिया शब्द किसे दर्शाता है, तो हमारा लोचिया शब्द प्रसव के बाद स्राव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कीगल एक्सरसाइज किस मांसपेशी को मजबूत करने के लिए होती है, एब्डोमिनल मसल्स या यूटेरस मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स या बैक मसल्स। तो जो हमारा क्या है कीगल एक्सरसाइज है किसके लिए, पेल्विक फ्लोर मसल्स को क्या करता है, मजबूत करता है।
तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए 100% कॉन्फिडेंस करते रहेंगे। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। 6000 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक बार सेशन प्लेलिस्ट में विजिट ज़रूर कीजिए। और आपको एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, यहाँ पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर।